मेरा नाम अथर्व है और जो मैं अब बताने वाला हूँ वो कोई कहानी या फिल्म का सीन नहीं है। ये मेरी जिंदगी में सच में हुआ था और आज भी इतने सालों बाद ये मुझे डराता है। 12 साल पहले मेरी बेटी आर्या पर कुछ काला साया छा गया था। उस वक्त क्या हाल था मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी आंखें एकदम काली हो जाती थी। उसका शरीर ऐसे हिलता था जैसे कोई अदृश्य डोरियों से खींच रहा हो, जैसे वो किसी की कठपुतली हो। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी आज भी मेरी रूह कांप जाती है। किसी तरह मैंने उसे उस सब से निकाल लिया था। कम से कम मैं यही सोचता रहा इतने सालों तक। उसके बाद जिंदगी फिर से चल पड़ी। हम नए घर में चले गए। आर्या बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुझे लगा जो हुआ था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। कुछ महीने पहले फिर से छोटी छोटी अजीब बातें शुरू हुई। रात को करीब 2 या 3 बजे मुझे उसके कमरे से हंसी की आवाजें सुनाई देती थी। पहले मुझे लगा वो दोस्तों से कॉल पर बात कर रही होगी, लेकिन एक रात मैंने उसका फोन देखा। स्क्रीन बंद थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी एकदम चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे जिसे किसी से धीरे धीरे फुसफुसा रही हो। उस रात मुझे समझ आ गया वो कभी हमें छोड़ा ही नहीं था। और इस बार ये सिर्फ आर्या तक सीमित नहीं था। उसकी स्कूल की सहेलियां भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। टीचर्स ने मुझे बुलाकर कहा कुछ गड़बड़ है। कुछ लड़कियां एक ही समय पर बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करती है। क्लास के बीच में अचानक खड़ी हो जाती है, हाथ फैलाती और सीधे दीवारों की तरफ चल पड़ती, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मुझे लगा शायद स्ट्रेस या एग्जाम का प्रेशर होगा, लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद देखा। एक लड़की ने अपना सिर इतना अजीब तरीके से मोड़ा, लगभग पीछे की तरफ, और उसकी आंखें वही काली खाली आंखें जैसी मैंने सालों पहले आर्या की आंखें देखी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ वो तब कभी खत्म नहीं हुआ था। वो तो बस इंतजार कर रहा था। घर पर आर्या ऐसे ऐसे काम करने लगी जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप जाती थी। कभी कभी रात में मेरी आंख खुलती तो वो फर्श पर बैठी होती, दोनों घुटने मोड़े हुए, और बिना पलक झपकाए छत को घूर रही होती। कभी कभी अचानक कोई धुन गुनगुनाने लगती, ऐसी धुन जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, बहुत पुरानी सी, अजीब सी, जिसे कोई मंत्र हो। एक रात में किचन में पानी पी रहा था, तभी जोर का धमाका हुआ। मैं भागकर उसके कमरे में पहुंचा। वो आईने के सामने खड़ी थी, बार बार अपना माथा आईने पर दे मार रही थी। शीशा दरक गया था, उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन वो रुकी ही नहीं। मुझे जबरदस्ती उसे खींचकर अलग करना पड़ा, और जब मैंने उसे पकड़ा तो उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे मैं किसी कठोर मूर्ति को पकड़ रहा हूं। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसमें वो अकेली नहीं थी। अगले दिन उसके कॉलेज से मुझे तुरंत बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जो नज़ारा देखा वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 4 लड़कियां, जिनमें आर्या भी थी, कॉरिडोर में खड़ी थी। उनके हाथ ढीले लटक रहे थे, गर्दनें झुकी हुई थी, और सब एक साथ कुछ बुदबुदा रही थी। वो कोई भाषा नहीं थी, बस एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक सबने एक ही पल में अपना सिर ऊपर झटका और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। उनके होठों पर वही एक जैसी टेढ़ी मुस्कान थी। मेरा खून जम सा गया। टीचर्स घबराए हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स रो रहे थे, और ये लड़कियां बस वहीं खड़ी थी, जैसे कोई कठपुतलियां। जब उन्हें हिलाने की कोशिश की गई तो उनका विरोध करने का तरीका और भी अजीब था। वो चिल्लाती नहीं थी, लड़ती नहीं थी, बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी, गिर जाती और फिर अचानक से झटके से खड़ी हो जाती, जैसे कोई ऊपर से डोर खींच रहा हो। मैंने उस अदृश्य हाथ की मौजूदगी हवा में महसूस की थी।
जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उस रात मैं अकेला लिविंग रूम में बैठा रहा। मेरी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी सच बताने की, क्योंकि मेरे अंदर कहीं गहराई में मैं जानता था ये ना मेडिकल है और ना ही साइकोलॉजिकल। ये वही काला साया था जिसने सालों पहले आर्या को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। फर्क बस इतना था, इस बार वो और ताकतवर था। मेरे दिमाग में बार बार एक ही नाम खुशबुसाहट की तरह गूंज रहा था, प्रताप। मुझे नहीं पता प्रताप नाम सबसे पहले मेरे जहन में कैसे आया। शायद वो अजीब बुदबुदाहट में लड़कियां उसका नाम लेती थी, या शायद इसलिए क्योंकि आर्या आधी नींद में कभी कभी कागज पर कुछ लिख देती थी, और हर बार जब मैंने गौर से देखा तो वही नाम लिखा होता था, प्रताप। शुरू में मैंने सोचा शायद ये उसके कॉलेज का कोई सीनियर दोस्त या फिर कोई टीचर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पूछताछ शुरू की सब चुप हो गए। कुछ टीचर्स घबराए हुए लगे, कुछ नजरें चुराने लगे। एक बूढ़े चपरासी पर जब मैंने ज्यादा दबाव डाला तो उसने धीरे से कहा, साहब ये नाम जोर से मत लीजिए। वो तांत्रिक था, काला जादू करने वाला। लोग कहते हैं उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वहां से चला गया। उस रात मैंने उसके बारे में ढूंढना शुरू किया, और जो कुछ मिला उसने मेरा दिल दहला दिया। प्रताप कोई मामूली जादूगर नहीं था। वो ऐसे कर्मकांड करता था जिनसे दूसरे तांत्रिक भी दूर भागते थे। कहानियां थी कि वो लोगों को कठपुतली की तरह नचाता था, कई कई दिन तक उन्हें अपने काबू में रखता था, यहां तक कि उन्हें खुद को चोट पहुंचाने पर मजबूर करता, और ये सब मुस्कुराते हुए। कुछ लोग कहते थे वो कहीं गायब हो गया। कुछ का मानना था कि एक असफल अनुष्ठान से उसकी मौत हो गई। जितना ज्यादा मैं पढ़ता गया उतना ही बीमार सा महसूस करने लगा, क्योंकि हर एक बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आर्या और उसकी सहेलियों के साथ हो रही थी। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सब साफ कर दिया। मैं आधी नींद में था कि मुझे बेडरूम के दरवाजे के बाहर से फुसफुसाने की आवाज आई। पहले मुझे लगा आर्या इधर उधर घूम रही होगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें आधी बंद, और उसके हाथ में एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था। वो किसी पुराने फटे हुए लिबास का हिस्सा लग रहा था। उस पर गहरे लाल निशानों से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने मुंह खोला और एक गहरी टूटी फूटी आवाज में कहा, जो उसकी आवाज नहीं थी, वो इंतजार कर रहा है, प्रताप इंतजार कर रहा है। और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने दौड़कर उसे संभाला, लेकिन कपड़े का टुकड़ा उसके हाथ से फिसल गया। काश उस रात मैंने उसे छुआ ही न होता। जैसे ही मैंने उसे उठाया मुझे लगा जैसे मेरी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। उस रात मुझे यकीन हो गया ये कोई पुराना साया नहीं था, ये खुद प्रताप था, और उसने मेरी बेटी के जरिए वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसके बाद से घर में हालात और बिगड़ गए। लाइट्स टिमटिमाती, बर्तन अपने आप गिर जाते और रात में दरवाजे खुल जाते। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी आर्या का आईने में रिफ्लेक्शन। हाँ, उसका रिफ्लेक्शन। कई बार वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी रहती, नीचे देखते हुए, लेकिन आईने में उसका अक्स सीधे मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता। उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। तब मुझे समझ आ गया कि ये लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मैंने हर कोशिश की, डॉक्टर, मनोचिकित्सक, यहाँ तक कि पुजारी भी, लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब या तो डर गए या बोले कि मेडिकल तौर पर सब ठीक है। पर मैं जानता था कि वो चीज थी जिस पर साइंस का कोई बस नहीं चल सकता। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं आर्या के कमरे में ही जाग कर रहूंगा। लाइट हल्की रखी और बस उसे देखने लगा। वो बिस्तर पर सीधी लेटी थी, आंखें बंद, सांसें धीमी। कुछ देर तक मुझे लगा कि आज की रात शांति से गुजरेगी, लेकिन करीब 3 बजे उसके शरीर में झटका आया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गई। उसका सिर एक तरफ लटक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं।
उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जैसे किसी ने अदृश्य डोरियों से उसकी कलाई बांध रखी हो। उसकी टांगे अजीब कोण पर मुड़ी और वो चलने लगी, झटकों से भरे अननेचुरल कदम, जैसे कोई कठपुतली जबरदस्ती नचाई जा रही हो। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, आर्या। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उसका सिर पीछे की तरफ झटका और उसी गहरी टूटी हुई आवाज में बोली, वो आ गया है। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वहां कोई और भी मौजूद था। अचानक दीवार पर टंगा आईना जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे पीट रहा हो। और उस रिफ्लेक्शन में मैंने उसे देखा, लंबे उलझे बालों वाला एक आदमी, आधा चेहरा जला हुआ प्रताप। मैं जड़ हो गया। मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए। आर्या का शरीर अब बुरी तरह झटके खा रहा था। उसके हाथ ऐसे मुड़ रहे थे मानो अभी टूट ही जाए। मैंने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। उसने मुझे एक कमरे के पार फेंक दिया, जैसे मेरा कोई वजन ही ना हो। मेरा सिर दीवार से टकराया। कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो गए। जब होश आया, मैंने देखा कि वो आईने के सामने खड़ी थी। उसका हाथ आईने पर टिके हुए और दूसरी तरफ प्रतिबिंब में प्रताप के हाथ उसके हाथों पर रखे हुए थे। फिर अचानक उसने मेरी तरफ सिर घुमाया। उसकी आंखें एकदम काली थी और उसने फुसफुसाकर कहा, इस बार तुम उसे बचा नहीं पाओगे। आईना अंदर से दरक गया। आर्या जमीन पर गिर गई, बेहोश। मैं दौड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया, होश में लाने की कोशिश की। उसकी नब्ज बहुत हल्की थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। तो उस रात के बाद से वो पहले जैसी नहीं रही। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगती, हंसती है, पढ़ाई करती है, हमसे बात करती है, लेकिन फिर ऐसे पल आते हैं जो मेरी जान निकाल देते हैं, जिसे अचानक बात करते करते रुक जाना और उसकी कठपुतली जैसी मुस्कान के साथ मुझे घूरना। प्रताप कभी गया ही नहीं। वो अब भी यही है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब वो सिर्फ आर्या को चाहता है। मुझे लगता है अब वो मुझे भी चाहता है।